हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे 12th का फिजिकल केमिस्ट्री। 12th का फिजिकल केमिस्ट्री क्या पढ़ रहे थे? फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर, राइट। तो अभी देखो हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है। पेज नंबर 33 से स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टेट बोर्ड का। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है? क्या होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब? नॉन इलेक्ट्रोलाइट में से जिससे करंट पास नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास होगा। जैसे HCl हो गया तो करंट पास होगा ना सॉल्यूशन में डालेंगे तो। अगर शुगर सॉल्यूशन है तो नहीं पास होगा, क्योंकि वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है ना, इसलिए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है? कितना अमाउंट सोल्यूट ऐड कर रहा है, तो ये लिख लो। तो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सोल्यूट पे। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ solution that depend on number of solute particles in solution, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। नोट ऑन देयर नेचर आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये डिफिनेशन है। तो नंबर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें 4 टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। तो 4 टाइप्स के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और सबके बारे में 1 by 1 पढ़ना है। दीज आर तो फर्स्ट है वेपर प्रेशर लोअरिंग, वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है। तो देखो सिंपल है, इसको मैं सिंपल फॉर्म में समझा देता हूँ, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। जैसे ये सॉल्यूशन है, वाटर है, तो इसमें तुम नमक ऐड करोगे ना NaCl, तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा सॉल्यूशन का ओवरऑल, समझा। तो यहाँ पे लिखा है देखो वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है। ये सिंपल लैंग्वेज में डिटेल में और बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। तो सिंपल है, वाटर में अगर NaCl डालेगा तो NaCl को भी बॉयल करना पड़ेगा ना, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एलिवेशन मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना। थर्ड पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब इसमें क्या होगा? नमक ऐड करेगा तो ये फ्रीज होता था मान लो 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर, तो अभी होगा -2 पे, -4 पे, ऐसा। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो अगर एक कंटेनर में वाटर है NaCl, तो दोनों प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना वॉल ऑफ द कंटेनर पे, तो उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक चलो, यहाँ तक लिखो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। मैं 1 by 1 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रूव कर देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, व्हेन अ liquid in a closed container is in equilibrium with its vapor, pressure exerted by vapor in liquid is vapor pressure। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? अगर एक कंटेनर में कोई लिक्विड क्लोज है तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वॉल ऑफ द कंटेनर पे, ठीक है। लिख लो, व्हेन अ
liquid in a closed container is in equilibrium with its vapor pressure exerted by vapor on liquid is its vapor pressure. ठीक है, तो ये तुम्हारा वेपर प्रेशर का डिफिनेशन हो गया। तो इसमें नेक्स्ट देखो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके बताऊंगा कि ये कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है। The experiments have shown when non-volatile, non-ionizable solid is dissolved in liquid solution, vapor pressure of solution is lower. तो एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने पता किया था कि वेपर प्रेशर कम होता है अगर तुम कोई भी सॉलिड उसके अंदर मिक्स करते हो। एक्सपेरिमेंट्स हैव shown that when a non-volatile, non-ionizable मतलब जो डिसोसिएट नहीं होता प्लस माइनस में, जैसे शुगर ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ये डिसोसिएट नहीं होता। नॉन वोलेटाइल मतलब जो इवोपरेट नहीं होता, ग्लूकोज ही। वोलेटाइल मतलब पेट्रोल CNG ये सब जल्दी इवोपरेट हो जाता है ना, उसको बोलते हैं। नॉन आयोनाइजेबल सॉलिड इज dissolved in a liquid solvent, ठीक है। the vapor pressure of solution is lower than the vapor pressure of solution is lower than that of प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। जो वाटर था उससे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसको दूसरे वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं, लिख लो, इन अदर वर्ड्स द वेपर pressure of a solvent is lowered by dissolving a non-volatile solute into it, ठीक है। when solute is non-volatile it does not contribute to vapor pressure। VP मतलब वेपर प्रेशर अबव सॉल्यूशन के ऊपर उसका वेपर प्रेशर नहीं होता, नॉन वोलेटाइल का। देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। तो इसलिए खाली सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लेते हैं। देयरफॉर द वेपर pressure of solution is equal to
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एवं सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ तक लिखो, फिर प्रूफ बता दो। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखो इसका पॉइंट्स लिख देता हूँ। तो इफ P1 नोट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो अगर मैं P1 नोट को इंट्रोड्यूस करूँ तो ये क्या है, इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, एंड P1 इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एवं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को छोड़ के सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो इसमें कौन बड़ा होगा बताओ? P1 नोट छोटा होगा ना, P1 छोटा होगा P1 नोट से, ये वैल्यू बड़ा है क्योंकि वेपर प्रेशर लोअरिंग पड़ रहा है ना, तो इसकी वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो चेंज इन वेपर प्रेशर क्या मिला तुम्हें? P1 नोट माइनस P मिला ना, तो लिख लो वेपर प्रेशर लोअरिंग इज उसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नोट माइनस P1। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इसमें लिखो नेक्स्ट, while the vapor pressure of solution containing non-volatile solution is lower than that of pure solvent। तो ये इसके तो बारे में बता दिया हूँ। Vapor pressure of liquid depend upon the ease with which molecule escape from the surface of liquid। तो वेपर प्रेशर क्यों कम हो जाता है सोल्यूट ऐड करने के बाद? उसका रीजन मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिख लो। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड depends on is with which molecule escapes from surface of a liquid। ठीक है, when non-volatile solute is dissolved in a solvent, some of the surface molecule solvent are replaced by non-volatile। राइट वाला मिटा दो ना, ये हो गया दर्ज? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ। सरफेस ऑफ लिक्विड तक बता दिया। नेक्स्ट देखो, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज dissolved in a solvent, some of surface molecule of solvent are replaced by non-volatile solute। ठीक है, non-volatile solute से रिप्लेस हो जाता है। These solute molecule do not contribute to vapor of the solution। तो ये solute अपना contribution नहीं दिखा पाता है। These solute molecules do not contribute to vapor एवं solution। ठीक है, 10 number of solvent molecule available for vaporization per unit surface area is less than that of प्योर सॉल्वेंट। तो इससे क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है
वहाँ पे सॉल्वेंट कम होता है क्योंकि सोल्यूट भी आ गया ना। तो लिख लो ये भी पॉइंट, 10 नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल फॉर vaporization per unit surface area of solution is less than number at surface of pure solvent. समझा? As a result, solvent molecules at the surface vaporize at slower rate. As a result, solvent molecules at surface of solution vaporize at a slower rate than pure solvent. ठीक है, तो इसके कारण वेपर प्रेशर कम हो जाता है। This results in lowering of vapor pressure. चलो ठीक है, तो अभी देखो प्रूफ बता देता हूँ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो ये कौन रिलेशन देता है? रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, तो पिछले क्लास में बताया था रॉल्ड्स लॉ। तो देखो इसको बोलते हैं रॉल्ड्स लॉ for solution of non-volatile solute, non-volatile solute। ठीक है, जो इवोपरेट नहीं होता है उसको हम लोग नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। तो उसके लिए लॉ कैसे एप्लीकेबल है देखो। तो लॉ जो बोलता है, लॉ एक्सप्रेसेस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड, तो ये क्या बताया था? रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन बताया था। ठीक है, तो ये हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इन अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लॉ इज एप्लीकेबल टू वोलेटाइल सॉल्वेंट ओनली। ठीक है, तो लिख लो, इसमें अगर वोलेटाइल सॉल्यूशन रहेगा तभी एप्लीकेबल है। इन सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, तो लॉ क्या है? वो लॉ भी मैं फिर से एक बार लिख देता हूं। तो लॉ स्टेट्स दैट, ये याद कर लेना स्टेटमेंट, स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ pure solvent multiplied by its mole fraction, by its mole fraction in a solution। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आया था? P1 इक्वल टू P1 नोट इंटू X1। X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और ये P1 नोट क्या है? स्टैंडर्ड प्रेशर, और ये टोटल प्रेशर।
यहाँ तक क्लियर है? तो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये लीनियर ग्राफ आएगा ना इसका, y इक्वल टू mx है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये। तो देखो इसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ना, p1 इक्वल टू क्या है, p1 नोट इंटू x1, y इक्वल टू क्या है mx। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो x एक्सिस पे क्या है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, y एक्सिस पे प्रेशर है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा ना इसे ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू 1 है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो x का वैल्यू 0, और y एक्सिस पे क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है फॉर बाइनरी सॉल्यूशन containing one solute only, containing one solute, तो दोनों का एडिशन कितना होता है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, तो x1 इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस x2। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर मैं डाल दूं, पुट कर दूं x1 के जगह पे, ये मान लो 1 है, ये 2, पुटिंग सेकेंड इन फर्स्ट, क्या मिलेगा बताओ, P1 इक्वल टू P1 नोट, x1 के जगह पे क्या आएगा 1 माइनस x2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, तो P1 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो, तो P1 नोट माइनस P1 नोट x2 बराबर है। तो देखो P1 नोट को लेफ्ट में ले लो, देखो इसको लेफ्ट में ले लो और इसको राइट में ले लो, तो क्या मिलेगा बताओ, ये हो जाएगा P1 नोट x2 इज इक्वल टू P1 नोट माइनस P1। तो ये अपना डेल्टा P यही था ना दक्ष, ठीक है, ये डेल्टा P आ गया ना, चेंज इन प्रेशर। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बताओ, तो P1 नोट इंटू x2 इक्वल टू क्या आया डेल्टा P। ठीक है ना, डेल्टा P इसको मैं बोला हूँ P1 नोट माइनस P, तो यहाँ से x2 इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा P अपॉन P1 नोट, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है ना। ठीक है, दिस सो दैट डेल्टा P डिपेंड ऑन x2, दैट इज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया ना। सोल्यूट किसको बोलते हैं, मान लो ये कंटेनर है, अंदर पानी है, तो इसका मोल फ्रैक्शन को x1 बोलते हैं, और ऊपर से जो डाल रहे हैं नमक या ग्लूकोज C6H12O6, इसमें नॉन वोलेटाइल डाल रहे हैं ना, तो इसको x2 बोलते हैं सोल्यूट, बराबर है। ऊपर वाले जो डाल रहे हैं नमक कुमक शक्कर वगैरह, उसको सोल्यूट, पानी में जो डाल रहे हैं पानी को सॉल्वेंट बोलते हैं। दोनों को बनाते हैं तो क्या बनता है, ऐड करते हैं तो सोल्यूशन, बराबर है। ठीक है, तो ये अपना प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो, यहाँ तक लिखो पहले। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, तो इसका कंक्लूजन बताता हूँ। तो डेल्टा P किस पे डिपेंड करता है, तो लिख लो डेल्टा P डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, डिपेंड्स ऑन x2, दैट इज on number of solute particle। ठीक है, मतलब नमक ग्लूकोज कितना डाल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 10 डेल्टा P lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure is a colligative property। समझा। तो भी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसको थोड़ा और
एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इसमें लिख लो द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, एक का वेपर प्रेशर दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो उसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलेंगे। द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग of solvent divided by vapor pressure of pure solvent is called relative lowering of vapor pressure। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, आगे का हो गया राइट का दक्ष, नहीं सर, कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, तो अभी देखो नेक्स्ट, तो इसको रिलेट करेंगे तो रिलेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, डेल्टा पी अपॉन P1 नोट। ठीक है, फिर डेल्टा पी का वैल्यू डाल दो, ये क्या है P1 नोट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नोट। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, और इसके पहले की इक्वेशन आया था ना, क्या आया था ये वाला, P1 नोट इंटू X2 इक्वल टू क्या था, डेल्टा पी ना। तो डेल्टा पी के जगह पे ये लिख सकता हूँ ना, तो ये इक्वेशन 4 ले लो। तो अगर मैं पुट कर दूं तो क्या मिलेगा जी बताइए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x2 इक्वल टू डेल्टा p बाई P1 नोट। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है ना, तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम होगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या मिलेगा, x2 इक्वल टू P1 नोट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नोट। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला मिल गया। दस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है सिर्फ। 10 relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute in a solution। ठीक है, तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज आल्सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो यहाँ तक लिखो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट है मोलर मास। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, पेज नंबर 34 पे लिखो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब उसका जितने एटम से बना है सबका मास को ऐड करना है। फ्रॉम मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग, वेपर प्रेशर लोअरिंग।
ठीक है, तो वी स्टडीड दैट रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग। x2 इक्वल टू क्या था, डेल्टा p अपॉन p1 नोट, यही है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड। तो अगर मैं x2 का फॉर्मूला लिखूं, ये इक्वेशन 1 ले लो यहाँ पे, तो x2 क्या आता है, x2 को कैसे निकालते हैं, n2 अपॉन n1 प्लस n2 ना। ऊपर में n2 का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। n2 का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। लिखो n2 क्या है आपका, मोल्स ऑफ सोल्यूट। n1 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझा। तो ये रेशियो लेते हैं तो मोल फ्रैक्शन निकलता है। और x2 तो पता ही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सोल्यूट। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, जैसे एक कंटेनर है तो नीचे वाला जो सॉल्वेंट है ना, उसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर से जो डाल रहे हैं हम लोग सोल्यूट, उसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x2 होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, n2 है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऐसा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को देखो, ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे x2 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो क्या मिलेगा बताओ, तो लिख लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो डेल्टा p बाई p1 नोट इक्वल टू क्या आएगा, n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, तो देखो कॉमन सेंस है, कौन ज्यादा होगा मोल्स में, सोल्यूट ज्यादा है कि सॉल्वेंट ज्यादा है। जैसे एक कंटेनर है, इसमें पानी में डाला हूं 1 लीटर, 1000 ml। ठीक है, तो इसका मोल्स है n1, ऊपर से मैं ग्लूकोज डाल रहा हूँ C6H12O6, तो मान लो 10 ग्राम डाला हूँ, तो इसका मोल्स निकालेंगे तो n2 आएगा। तो ये दोनों में क्वांटिटी में ज्यादा कौन है, पानी होगा ना भाई। 1 लीटर है ना ये पूरा, 1 kg है, ये तो 10 ग्राम है, चाहे उससे भी कम। तो अभी क्या करना है, ये अपना प्रूफ तो आ गया है, तो ये मात्रा में ज्यादा है ये, और ये क्या है, स्मॉल है, छोटा। तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना। मान लो मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ साल का, हम मानिए 1 घंटे में 1 सेकंड में 1 करोड़ कमा रहा हूँ, तो उसके सामने तो मेरा पैसा कुछ नहीं है ना, तो जीरो है। तो इसको क्या करूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिख देना n1 इज ग्रेटर देन n2। तो फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, डेल्टा p अपॉन p1 नोट इक्वल टू क्या मिलेगा, n2 अपॉन n1 बचेगा सिर्फ। ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला मिल जाता है। और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, इसको थर्ड ले लो। ठीक है, देखो अभी मोल्स कैसे निकालते हैं, तो मोल्स होता है वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो W2 क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, M2 क्या है, मोलर या मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, बराबर है। उसी तरह से मैं n1 को क्या लिख सकता हूँ, W1 अपॉन M1। तो W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक क्लियर है। तो ये देखो, इसको अगर मैं मान लूं 4th है, तो 4th का वैल्यू इसमें डालूंगा, क्या मिलेगा, पुटिंग 4th इन 3rd, क्या मिलेगा जी, तो ये आ जाएगा डेल्टा p अपॉन p1 नोट इक्वल टू n2 की जगह पे क्या डाला है, ये W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय n1 क्या आएगा, W1 अपॉन M1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब अरेंज कर लो इसको, ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इससे। तो आंसर क्या मिलेगा, W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा तुम्हारा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इन मोलिकुलर मास एंड वेट। तो यहाँ तक लिखो। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी 2.4। ध्यान से सुनो, बहुत इजी है, मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा, धीरे धीरे ध्यान से सुनो। 2.4 न्यूमेरिकल कर रहे हैं, पेज नंबर 35 पे दिया। तो देखो मैं एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड
तो सोल्यूशन ऐसे कंटेनर ले लो, इसको बनाना है, तो इसमें कितना ऐड कर रहा है 394 ग्राम ऑफ, तो ऊपर से क्या डाल रहे हैं 394 ग्राम ऑफ क्या डाल रहे हैं सोल्यूट। ठीक है, ये समझ गया। इसका मतलब ये क्या दिया है W2 दिया है, ऊपर से जो डालते हैं W2 से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, वेट ऑफ सोल्यूट बोलते हैं इसको। यहां तक क्लियर है सबको? तो किसके अंदर डाल रहा है ये, पानी में डाल रहा है 622 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसको क्या बोलते हैं वाटर को W1 बोलेंगे। ये क्या है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, मतलब तुम्हें क्या मिल जाएगा इससे M1 मिलेगा। तो M1 कैसे निकालते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन का वेट 1, ऑक्सीजन का वेट 16। जिसको नहीं पता यहाँ पे लिख लो, हाइड्रोजन का वेट एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सेम होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ये एटॉमिक मास 16। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये ऊपर वाला लेते हैं, तो इसमें 1 ऑक्सीजन था तो 16 × 1 2 × 1, तो ये क्या होगा 2 + 16 कितना होता है 80। इसका यूनिट होता है मोल ग्राम पर मोल, मोल पर ग्राम ऐसे लिख लो। ठीक है ना, मोलिकुलर मास है ना, चलो मैं लिख देता हूँ ग्राम पर मोल, ये यूनिट है। दूसरा यूनिट UB होता है, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ऊपर से जो सोल्यूट डाला है उसका मुझे ये नहीं पता मोलिकुलर मास, तो M2 क्या है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो ये तुम्हें फाइंड करना है। समझा था? यही निकालना था। नेक्स्ट देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 30 ग्राम, मतलब तुम्हें P1 दिया हुआ है, कितना दिया है 30.7 mmHg, तो P1 कितना दिया 30.74 mmHg, ये प्रेशर का यूनिट होता है mmHg। ठीक है, तो P1 क्या है तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ना, ये सॉल्यूशन तुम प्रिपेयर करोगे तो उसका वेपर प्रेशर कितना दिया है 30.74। यहाँ तक क्लियर है? तो टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर का अपने को यूज नहीं है, फिर भी लिखना है तो लिख लो। मतलब ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा है 30 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा है, रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो फिर क्या बोलता है कि इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 31.8, तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या है, मतलब P1 नोट कितना दिया है प्योर सॉल्वेंट का, तो ये है 31.8 mmHg, बराबर है? ये समझा तेरे को? तो समझ में आ गया होगा तुम्हें, ये मतलब वेपर प्रेशर किसका होता है एक्चुअली में सॉल्वेंट का, और ये जो P1 लिखते हैं वो किसका है सॉल्यूशन का। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो 4 वर्ड सिखा दिया, W2 M2 W1 M1 P1 P1 नोट। तुम्हें निकालना क्या है M2, हो गया, तो फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर आ गया। अभी फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, डेल्टा P बाई P1 नोट इक्वल टू X2, तो X2 को कैसे लिखते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2, और इसको सिंपल वे में कैसे बताया था, इसको क्या करते हैं हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो क्या मिलता है N2 अपॉन N1, तो N2 को क्या लिखते हैं W2 अपॉन M1 M2 ना, डिवाइडेड बाय W1 अपॉन M1, तो ये ऊपर जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या मिलेगा W2 M1 डिवाइड बाय M2 इंटू W1। यहाँ तक क्लियर है? तो फॉर्मूला पता है, डेल्टा P क्या है जी, P1 नोट माइनस P है ना, P1 नोट माइनस P डिवाइड बाय P1 नोट इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। तुम्हें निकालना ही है, सब पता है ना, डाल दो वैल्यू, सिंपल है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, P1 का वैल्यू कितना है 31.8, तो 31.8 डाल दो, माइनस कितना है ये 30.74 डिवाइड बाई क्या है P1 नोट कितना है
31.8, ठीक है, इज इक्वल टू W2 कितना है बताओ, W2 कितना है 394 ग्राम, तो यहाँ पे लिखो 394 इंटू M1 कितना है, M1 कितना है 18 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे आएगा 80 डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला में था ना M1, M2 कितना है निकालना है अपने को, W1 पता है, W1 कितना दिया है 622, अभी सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, समझा, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे 0 है तो 0 में से 4 गया 6, ये हो गया 7, 7 में से 7 गया 0, ये हो गया 0, ये 0 0 डिवाइड बाय 31.8 इज इक्वल टू, इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है ना, इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, तो इसको 400 ले लेता हूँ और ये 18 को 20 ले लेता हूँ डिवाइड बाय M2 इंटू 620 ले लेता हूँ, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितने टाइम में 31 टाइम में, बराबर है, इसको भी अप्रोक्सीमेट कर लेता हूँ, 31 ये 1 आएगा, ठीक है, तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आएगा 106 डिवाइड बाय 3180, ये पॉइंट आएगा, हटाएंगे तो 100 आएगा ना, और ये आएगा 10, बराबर है, तो इससे कैंसिल कर दिया तो एक 0 बच गया, तो यहाँ पे क्या है 400 इंटू 2 डिवाइड बाई M2 इंटू 31, तो ये कर लो कैलकुलेशन, अभी यहाँ पे खाली है कर देता हूँ, ठीक है, तो इधर बचा 106 डिवाइड बाई 3180 इक्वल टू 400 इंटू 2 डिवाइड बाई M2 इंटू 31, ठीक है, तो और अप्रोक्सीमेशन करना है कुछ तो कर लो, इसको 30 कर देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 40 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू M2, ठीक है, अपने को M2 निकालना है, तो M2 इक्वल टू क्या आ गया, M2 को इधर ले लो और ये हो जाएगा 40 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ये आएगा नीचे 106, इधर आएगा 3180, बराबर ना, तो अभी ये सॉल्व कर लूँ, कितने टाइम में इसको करूँगा तो कितना आएगा 1060, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया 10 टाइम में, तो 80 इंटू 10 कितना आएगा 800 ग्राम पर मोल इंटू का वैल्यू कितना दिया आंसर, M2 है 342 ना, ठीक है, तो यहाँ से तुम अपने मन से कर लेना अप्रोक्सीमेशन, ये थोड़ा ज़्यादा आ गया, तो कैंसी से कर लो कितना आता है आंसर, ठीक है, ये वाला कर लेना और इसको अप्रोक्सीमेट मत करो, फिर कैलकुलेट कर लो, तो आंसर है तुम्हारा M2 का 342 ग्राम पर मोल, मतलब ये शुगर है C12H22O11, इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो 342 आता है, मैं बहुत बार किया हूँ ना तो मुझे पता है, तो इसके अंदर क्या डाल रहा था, पानी के अंदर शक्कर डाल रहा है, शुगर का फॉर्मूला क्या है C12H22O11, देखो कैलकुलेट करके बताता हूँ, 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है, 11 ऑक्सीजन है, तो 12 कार्बन का वेट कितना होता है 12, 22 हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 144, ये 22 और ये 176, ऐड करोगे 342 हो गया, चलो लिख लो, देखो ध्यान से भी जिसको नहीं समझा, ठीक है, देखो अभी 2.5 रोलर नंबर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया हुआ है, कितना दिया है एट सर्टेन टेम्परेचर 640 mmHg, ठीक है, इसका मोलर मास दे दिया है, तो बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, ठीक है, मतलब ये आपका P1 नोट दिया है, P1 नोट, यहाँ तक क्लियर है,
हेलो दक्ष बाबा, हाँ। P1 नॉट 640 mmHg दिया है, सॉल्वेंट है, तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। तो इसका मोलर मास दिया हुआ है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने दे दिया। कितना दिया है? 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, मतलब एक कंटेनर में क्या लिया है? सॉल्वेंट की तरह बेंजीन लिया है, C6H6। ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बराबर ना। फिर नेक्स्ट है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑफ मास। ऊपर से सोल्यूट ऐड करता है, उसका मास कितना दिया है? 2.315 ग्राम। ठीक है, ये क्या आपका सोल्यूट का मास, मतलब ये W2 है तुम्हारा, ये समझा? तो ये पता नहीं ना क्या ऐड किया है। तो बेंजीन का वेट भी दे दिया, कितने में ऐड करता है? 49 ग्राम, 49 ग्राम ऑफ बेंजीन में ऐड करता है क्या? सोल्यूट। तो इसका क्या हो गया? ये W1। तो W1 भी दिया हुआ है, W2 दिया, W1 दिया, P1 दिया है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी दिया, मतलब P1 भी दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये कितना दिया है? 600 mmHg। तो ये आपका P1 होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो निकालना क्या है? वही है, सेम मोलर मास ऑफ सोल्यूट, M2 निकालना है। ये कौन सा कंपाउंड है ये निकालना है, एक्चुअली पता करना। तो सेम फॉर्मूला यूज करना है, P1 नोट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नोट इक्वल टू, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ इस बार, W2 डिवाइडेड बाई W1, ऊपर में आता है M1, नीचे में आता है M2। तो ये तुम्हें निकालना है। तक समझा क्या? हाँ। तो M2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? W1 M1 डिवाइडेड बाई, ये 2 है ना, W1, ये नीचे लिख लो, P1 नोट माइनस P1, ऊपर में क्या आएगा? P1 नोट। यहाँ तक क्लियर है? ये M2 का वैल्यू, तो पुट कर दो, वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, M2 इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ? M2 W2 का वैल्यू क्या है बताओ फटाफट? W2 का वैल्यू क्या है रूपल? 2.31 बराबर 2.315 इनटू M1 का वैल्यू कितना है? देखो मोलर मास ऑफ बेंजीन दिया ना, ये आपका M1 है, कितना ये? 78 डिवाइड बाय इनटू P1 क्या है? P1 नोट, P1 नोट कितना दिया है बताओ? ये देखो 640 इनटू 640 डिवाइड बाय ये W1 कितना है? देखो 49 दिया ना ये, तो ये हो जाएगा 49 इनटू P1 नोट माइनस P1 नोट कितना है? यह 640 माइनस ये कितना है? 600। कैलकुलेट कर लो, सिंपल है, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 2.315 इंटू 2 इंटू 640 डिवाइड बाय कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40, इससे ये कैंसिल, इससे ये 2 टाइम्स में, और ये कैंसिल करेंगे 32 ना, तो बचा क्या? 2.315 इंटू 32। सॉल्व कर लो, इसको मैं अप्रोक्सीमेशन कर देता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 2 इंटू 32 64 आएगा, 64 ग्राम पर मोल। इसके आसपास में आंसर है 65 होगा सर ना, कितना है? 58.96 है ना, आंसर एग्जैक्ट कितना है? 58.96 ग्राम पर मोल। चलो इतना सिंपल था, सेम क्वेश्चन था भाई, खाली वैल्यू चेंज किया था। पॉज करो, खत्म करो।